बच्चा आप देख रहे हैं अपन डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत अच्छी तरह मेरी बात आपको समझ में आएगी भाई। यहाँ पर अपन एक ऑब्जेक्ट स्क्रीन, बेटा ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये पूरी की पूरी से आपको इसको स्क्रीन माननी है। ये स्क्रीन और ऑब्जेक्ट अपना बिल्कुल फिक्स है। ये लेंस जिसको अपन मूव कर सकते हैं, और मूव भी कैसे, लेफ्ट और राइट ही, बस लेफ्ट और राइट आप इसको मूव कर सकते हो। और बच्चा ये जो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच जो टोटल डिस्टेंस है ये कांस्टेंट रहेगा, दैट इज कैपिटल डी। अब मैं कर क्या रहा हूं यहां पर समझना। इस लेंस को मान लो कि अभी ये ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नजदीक रखा हुआ है। अब मैं इस लेंस को धीरे धीरे स्क्रीन की तरफ मूव कर रहा हूं। अगर मैं इसको स्क्रीन की तरफ मूव करूंगा तो मेरे को चेक करना है कितनी पोजीशन पर, जब ये लेंस मूव कर रहा है तो कितनी पोजीशंस पर इस स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट की परफेक्ट इमेज बनी है। परफेक्ट इमेज का मतलब बिल्कुल क्लियर, कोई ब्लर इमेज नहीं होनी चाहिए। बेटा जैसे अपन एफएम की बात करें तो जब अपने को बोला जाता है कि एफएम ट्यून करना है तो क्या अपन देखते हैं कि 92.7 है। जैसे मान लो मेरे को उसको ट्यून करना है तो मैं धीरे धीरे नॉब को धीरे धीरे गोल 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 घुमाता जाता हूँ। तो क्या 92.6 पे आके मेरे को हल्की हल्की सी आवाज चालू हो जाती है आना, पर क्या वो जो आवाजें बिल्कुल क्लियर होती है क्या? नहीं। अपन उससे हल्का सा और आगे करते हैं तो 92.7 में परफेक्ट इमेज आएगी। पर अपना मन सोचता है कि यार थोड़ा सा और आगे करके देखते हैं, फिर आगे करा 92.8 पर, आवाज अभी परफेक्ट नहीं आई। तो परफेक्ट आवाज कब आई थी? 92.7 पे। तो वो जो पोजीशन आई उस पॉइंट को अपन को नोटिस करना है। ऐसे ही काम अपने को लेंस पे करना है कि जिस पॉइंट पे क्लियर इमेज बन जाएगी वहां रुक जाओ। तो अपन चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि कितनी पोजीशंस पर मुझे परफेक्ट इमेज मिलेगी इस डी के अंदर। तो बेटा मैंने क्या करा, इस लेंस को ऑब्जेक्ट से स्क्रीन की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट करना चालू कर दिया। तो क्या मैं शिफ्ट करूंगा तो ये U चेंज होगा। U पहले छोटा था, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। U चेंज होगा तो ये V भी चेंज होगा, बिकॉज V कौन सा डिस्टेंस होता है? इस ऑप्टिकल सेंटर से स्क्रीन का डिस्टेंस, बिकॉज स्क्रीन पे क्या बनेगी? इमेज। कौन सी इमेज? रियल इमेज। तो यहां पर मैं वही चीज चेक कर रहा हूं। तो मैंने क्या लिखा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या ये U नेगेटिव होगा? तो मैंने यहां पर नेगेटिव रख दिया। ये V कैसा होगा? पॉजिटिव, तो d माइनस यू पॉजिटिव रख दिया। एलसीएम लिया, सॉल्व करा तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, u स्क्वायर माइनस डी यू प्लस डी एफ। याद करो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उस फॉर्म में बेटा मैंने इसको लिख दिया। ये जो आंसर्स आए, ये u के कितने आंसर आए? 2। एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो ये जो 2 आंसर्स आए हैं मैं इसके बारे में डील कर रहा हूं। तो इसका मतलब u के मैक्सिमम कितने आंसर पॉसिबल है? 2 आंसर मैक्सिमम बोला है मैंने वर्ड कि u के मैक्सिमम कितने आंसर पॉसिबल है? 2। इसका मतलब जब इस लेंस को मूव करोगे तो मैक्सिमम 2 पोजीशंस के लिए ही परफेक्ट इमेज आ सकती है। अब उसको मैंने कैसे प्रूव करा देखो। क्या ये अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट है डी स्क्वायर माइनस 4df, इसकी बात कर रहा हूं, ये वैल्यू अंडर रूट में है। इसका मतलब या तो ये पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है। अगर ये नेगेटिव हो गई तो इमेजिनरी टर्म्स आएंगी जिसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या माना कि डी स्क्वायर माइनस 4df मोर देन जीरो। ये मोर देन जीरो कब होगा? तो मैं इस टर्म को राइट साइड ले आया, डी को कैंसिल कर दिया, आंसर आया डी मोर देन 4f। इसका मतलब जब भी ये डी फोकल लेंथ के 4 गुना से बड़ा होगा उस केस में ये पूरी टर्म पॉजिटिव होगी। अगर ये पूरी टर्म पॉजिटिव होगी तो u के कितने आंसर आएंगे? u के 2 आंसर आएंगे, d प्लस ये टर्म अपॉन 2, दूसरी d माइनस ये टर्म अपॉन 2। तो इसका मतलब फॉर 2 पोजीशन ऑफ लेंस परफेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। कब? जब d की वैल्यू क्या होगी? 4f से बड़ी। मान लेते हैं कि ये पूरी टर्म जीरो होती तो मैंने यहां पर लिखा है डी स्क्वायर माइनस 4df इक्वल टू 0। ये जीरो कब आएगी? इसको राइट साइड ले आओ, जब d की वैल्यू किसके बराबर हो? 4f के बराबर। तो अगर ये टर्म जीरो हो गई तो मैंने यहां पर इसको जीरो कर दिया। जीरो करने के बाद u के कितने आंसर आएंगे? ओनली d/2, एक ही आंसर आएगा। तो मैंने क्या लिखा? फॉर 1 पोजीशन ऑफ लेंस परफेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। और बेटा याद करो ये d इक्वल टू 4f कौन सा केस है? जब ऑब्जेक्ट 2f पर होता था तो इमेज भी कहां बनती थी? 2f पर। क्या उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता था? 4f। किसके बीच का? ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का। तो एक पोजीशन के ही परफेक्ट इमेज बनेगी अगर d की वैल्यू 4f के बराबर हुई। नेक्स्ट, अगर d की वैल्यू लेस देन 4f हो गई, ये कब होगी? जब d स्क्वायर माइनस 4df, ये टर्म
ये टर्म लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव हो, अगर नेगेटिव हो गई अंडर रूट के अंदर तो वो एक इमेजिनरी टर्म बनाएगी, तो उस केस में कोई परफेक्ट इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो परफेक्ट इमेजेस कब कब बन सकती है, दो कंडीशन बन सकती है, या तो d की वैल्यू 4f से बड़ी हो या d की वैल्यू 4f के बराबर हो। पर अगर d की वैल्यू लेस देन 4f हो गई तो परफेक्ट इमेज कभी फॉर्म नहीं होगी, चाहे आप लेंस को कितना भी आगे पीछे मूव कर लो। तो ये आंसर याद रखने हैं आपको कि d की वैल्यू 4f से बड़ी या इक्वल टू 4f के लिए परफेक्ट इमेजेस फॉर्म होती हैं। तो अभी अपने डिस्प्लेसमेंट मेथड में देखा कि जब भी d की वैल्यू मोर देन 4f या इक्वल टू 4f है तो परफेक्ट इमेज बनती है। अब मान लो मैं कह रहा हूं d इक्वल टू 4f था तो कितनी परफेक्ट इमेज बनी, एक बार। तो अगर एक बार परफेक्ट इमेज बनती है तो आप साफ साफ बोल सकते हो कि भाई d की वैल्यू 4f के बराबर है, और तुमसे पूछ ले f कितना होगा तो f बोलोगे d/4 है। पर मान लो दो बार परफेक्ट इमेज बनती है, तो दो बार परफेक्ट इमेज कब बनती है, जब d की वैल्यू 4f से क्या हो, बड़ी हो। अब मुझसे पूछा जाए कि बताओ f की वैल्यू फोकल लेंथ क्या होगी लेंस की, अगर वो अननोन है अपने लिए, तो अपन कैसे ढूंढ सकते हैं। समझो बेटा, मैंने ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया, स्क्रीन फिक्स कर दी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कैपिटल D जो कि 4f से बड़ा है। अब मैं कह रहा हूं कि इनिशियली लेंस यहां पर है, तो जब मैं इनिशियली लेंस यहां पर, तो ये क्या होगा u1, ये क्या होगा v1। कुछ देर के बाद जब मैं लेंस को आगे मूव करा, मेरे को एक और परफेक्ट इमेज मिल गई इस पोजीशन पर, तो क्या इस पोजीशन के लिए ये वाला जो डिस्टेंस होगा क्या ये u2 होगा, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, v2 होगा। इसका मतलब मुझे दो बार परफेक्ट इमेज की पोजीशन मिलेगी लेंस की, वो कब कब, जब d की वैल्यू क्या होगी, मोर देन 4f। अब अपने को कुछ देर पहले अपन ने डेरिवेशन किया था जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, वहां मैंने u की दो वैल्यू निकाली थी, प्लस माइनस लगा था बेटा बीच में, तो मैंने दोनों वैल्यू क्या लिख दिया, u1 d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2, u2 d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। अब बेटा ये जो मैंने लिखा है इस इक्वेशन को ढंग से देखना, क्या u1 तो वो वैल्यू जो छोटी है इसलिए बीच में कैसा आ गया माइनस, u2 वो वैल्यू जो बड़ी है इसलिए बीच में क्या आ गया प्लस। डायग्राम से भी आप देख सकते हो मैंने u2 को बड़ा माना है, u1 को कैसा है, छोटा है। अब मैं चेक कर रहा हूं कि अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं u2 और u1 को, तो मुझे वो डिस्टेंस मिल जाएगा जितना लेंस डिस्प्लेस हुआ है। इसको मैंने लिख दिया बेटा x, कि लेंस दो परफेक्ट पोजीशंस के बीच में कितना डिस्प्लेस हुआ उसको अपन ने क्या लिख दिया x। तो क्या ये x किसके बराबर होगा, u2 माइनस u1। क्या u2 माइनस u1 x के बराबर आएगा, अगर x के बराबर आएगा तो मैंने क्या लिख दिया x बराबर u2 माइनस u1। बेटा अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो क्या आंसर आएगा, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df, माइनस करने पे ये आएगा बेटा। मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करने के बाद ये आया डी स्क्वायर माइनस 4df इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, 4d को नीचे ले जाओ, तो f क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d। इसका मतलब अगर मेरे को कैपिटल D की वैल्यू मिल जाए और लेंस कितना डिस्प्लेस हुआ वो अपन चेक कर ले, तो उस केस में अपन फोकल लेंथ भी ढूंढ सकते हैं। अब यहां पर मैं एक और बात समझा रहा हूं, ध्यान देना, क्या ये जो v1 है ये d माइनस u1 है। तो एक काम करते हैं, इस u1 की वैल्यू मालूम है, मैं v1 की वैल्यू निकालता हूं, v1 क्या होगा, d माइनस u1। क्या ये पूरा u1 यहां रख देता हूं और d से माइनस कर देता हूं, बताओ माइनस करने के बाद क्या आएगा, मन में सॉल्व कर लो, आंसर कैसा आएगा, d/2 प्लस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df, ऐसा कुछ आएगा। सिमिलरली अगर मुझे v2 निकालना हो तो v2 क्या आएगा, क्या ये v2 भी d माइनस u2 होगा, तो मैं u2 को d में से माइनस करता हूं, d माइनस u2, ये u2 पूरा माइनस कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा, d/2 माइनस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। ऐसे कोई टर्म आ जाएगी बेटा। अगर ये ऐसी टर्म आ चुकी है तो आप खुद सोचो, क्या इसका v1 u2 जैसा है और इसका u1 v2 जैसा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो u1 है ये v2 के बराबर है और ये जो v1 है ये u2 के बराबर है। इसका मतलब इसका u दूसरे वाले के लिए v हो गया, इसका v दूसरे वाले के लिए u हो गया। तो यहां से अपन क्या बात समझे, यहां से अपन इतनी सी बात समझे कि एक का v1 दूसरे का u है और दूसरे का v पहले वाले का u है, तो मैं लिख सकता हूं v1 इज इक्वल टू u2 एंड सिमिलरली
V2 इज इक्वल टू U1। अब बेटा मैं बात कर रहा हूं मैग्निफिकेशन की। क्या मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो पहले सिनेरियो में जब लेंस यहां था तब मैग्निफिकेशन क्या होगा, V1 बाय U1 और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू HI1 अपॉन HO। मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट के पास भी कोई हाइट होती, यहां लिख देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट के पास कोई हाइट है HO और अपन कह रहे हैं कि जो इसकी इमेज बनेगी वो क्या बन गई, HI1। किस कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट U1 डिस्टेंस पर है। तो बेटा इस कंडीशन में जब लेंस यहां पर था, क्या V बड़ा है U छोटा है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी। M2 मैं बात कर रहा हूं इस सिनेरियो की, इस सिनेरियो में V छोटा है U बड़ा है, तो मैग्निफिकेशन होगा V2 बाई U2 दैट इज इक्वल टू HI2 अपॉन HO। ऐसा कुछ आएगा। तो यहां से मैं अलग अलग कंक्लूजन निकल रहा हूं। ये बताओ इस सिनेरियो में HI2 कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा या ऑब्जेक्ट से छोटा। आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा, बिकॉज V2 बाई U2 लेस देन 1 आएगा। मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 का मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। अब अगर मैं सिर्फ इन चारों टर्म्स को देखूं, अभी इन दोनों को नहीं देखा बेटा, इन चारों को देखूं तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो M1 इंटू M2 किसके बराबर आएगा, V1 U1 इंटू V2 बाई U2। सोचो U2 किसके बराबर, V1, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, V2 किसके बराबर, U1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा 1। इसका लो यहां से वैल्यू आएगी M1 इंटू M2 किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। ये अपने पास एक रिजल्ट आ गया। दूसरा रिजल्ट, अगर मैं इन दोनों को भूल जाऊं और इन दोनों को देखूं तो क्या लिखूंगा, M1 इंटू M2 इक्वल्स टू HI1 अपॉन HO इंटू HI2 अपॉन HO। क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन 1 हो गया तो इन HO को इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, HI1 इंटू HI2 इक्वल्स टू HO इंटू HO। बेटा सिर्फ याद करने का तरीका है, टार्जन कैसे हंसता है, ही हो, तो वही आंसर आपका आया है। और सेम टू सेम अगर आप देखते हो HO इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ HI1 HI2। तो आपको कौन कौन से आंसर याद रखने हैं एक बार मैं क्विकली बोल रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट मेथड में अपन ने क्या क्या पढ़ा, पहली बात याद रखनी है, जब d की वैल्यू 4f से बड़ी हो या इक्वल टू 4f हो तब परफेक्ट इमेज बनती है। जब मोर देन 4f होगा 2 बार परफेक्ट इमेज बनेगी, इक्वल टू 4f होगा तो 1 बार परफेक्ट इमेज बनेगी। नेक्स्ट बात क्या याद रखनी है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बराबर d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d। x क्या, दोनों परफेक्ट इमेजेस के बीच के डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। नेक्स्ट क्या याद रखना है, M1 इंटू M2 का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर, 1 के बराबर। और नेक्स्ट क्या याद रखना है, HO इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ HI1 HI2। तो बच्चा जो भी अपने डिस्प्लेसमेंट मेथड देखा उसके ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स सो दैट परफेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज 30 सेंटीमीटर। बेटा यहाँ पर ये नहीं बताया कि परफेक्ट इमेज कितनी बार बन रही है, 1 बार या 2 बार, बस इतना बोला है परफेक्ट इमेज बन रही है। तो बताओ पॉसिबल फोकल लेंथ क्या क्या है। तो मैं इतनी सी बात बोल दूंगा कि परफेक्ट इमेज जब भी बनती है जब d की वैल्यू या तो लेस देन या d की वैल्यू मोर देन या इक्वल टू 4f। अगर d की वैल्यू मोर देन या इक्वल टू 4f होगी तभी केस में परफेक्ट इमेज बनती है। तो बताओ f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f शुड बी लेस देन इक्वल टू d बाय 4, ऐसा हो जाएगा। और d कितना, d दे रखा है 30 बाय 4, इसका मतलब f की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। उस केस में ही परफेक्ट इमेज बनेगी क्योंकि d की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर क्या होगा, या तो f की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर हो या उससे छोटी हो। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज 90 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस बिटवीन टू पोजीशन when perfect images is formed is 30 centimeter. Height of images formed are 4 centimeter 9 centimeter respectively. Find focal length of lens and height of object. अब बेटा अपने को मालूम है फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d। तो क्या लिख देंगे, d की वैल्यू 90 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर अपॉन 4d, 4 इंटू 90। कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, या तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, अगर वो से सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी 120 और कितना हो जाएगा 60, नीचे कितना हो जाएगा 4 इंटू 90। तो या तो ये तरीका है सॉल्व करने का।
तो इसमें कैंसिल आउट करते जाओ, तो कितना हो गया 3 2 6, 3 0 9, यहाँ पर कितना हो गया 40 और ये 4 से कितना गया 10, तो आंसर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई बेटा, फोकल लेंथ आ गई। सिमिलरली मुझे HO ढूंढना है, HO बराबर क्या था अंडर रूट ऑफ HI1 HI2, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ HI1 4 इंटू 9, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है बेटा 6 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आपको सिर्फ फॉर्मुलेस के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, तो ध्यान रखना सिर्फ बेसिक्स फॉर्मूले और उन बेसिक फॉर्मूले से आपका सारा काम आराम से हो जाएगा।